सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस विद सुनील गढ़वीर। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के लेसन नंबर 3 धातु एवं अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। धातु लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सारी की सारी धातुएं हैं। धातुओं के गुण। धातुओं के गुण याद रखने के लिए हम किसी भी एक धातु जैसे सोने के गुणों को याद रखेंगे तो उसके समान ही लगभग सभी धातुओं के गुण होते हैं। पहला गुण, धातु कठोर होती है। दूसरा, धातुओं की एक विशेष चमक होती है, जैसे सोना चमकता है और सोना कठोर होता है। तीसरा, धातुओं को पीटकर इनके पतले चादर बनाए जा सकते हैं। इसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। यहाँ पर आघात का मतलब है चोट पहुँचाना और वर्ध्यता का मतलब है बढ़ना। धातुओं के पतले तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। धातु ध्वनिक होते हैं, अर्थात धातुओं पर चोट पहुंचाने से उनमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। इसे सोनोरस भी कहते हैं। इसके अलावा धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अब है अपवाद। अपवाद का मतलब कुछ पदार्थ धातु होते हुए भी उनमें धातुओं के समान गुण नहीं पाए जाते। ये कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनको याद रखने के लिए आप नकली याद रख सकते हो। नकली धातुएं, ये तीनों क्षारीय धातुएं होती है और यह धातुएं होते हुए भी कठोर न होकर नरम होती है और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दूसरा है पारा तथा लेड। ये धातु होते हुए भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु सल्फर, कोयला, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या अन्य गैसें, ये सारी की सारी अधातुएं हैं और इनमें धातुओं के विपरीत गुण पाए जाते हैं। अर्थात ये कठोर नहीं होती, भंगुर होती है, कोयले को दबाते हैं तो वह आसानी से टूट जाता है, चमकीली नहीं होती। ये धातुओं के विपरीत जितने भी गुण हैं वो सारे इनमें पाए जाते हैं। अब इनके अपवाद। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। चूंकि धातुएं चमकीली नहीं होती, इसके विपरीत आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। अपर रूप, यहाँ पर देखिए, यह हीरा और यह पेंसिल का ग्रेफाइट, यह फुलरीन। इन तीनों संरचनाओं को देखिए, ये तीनों संरचनाएं अलग अलग है, इनके भौतिक गुण अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि यह तीनों संरचनाएं किन से मिलके बनी है। हीरा कार्बन परमाणु से मिलके बनता है, पेंसिल का ग्रेफाइट भी कार्बन परमाणु से मिलके बनता है और यह फुलरीन है, यह भी कार्बन परमाणु से मिलके बनी है। तीनों के तीनों कार्बन परमाणु से मिलके बने हैं, तो यह तीनों कार्बन के अपर रूप हुए, अर्थात एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के ये 3 अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं को वायु में जलाने पर यह वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन धातु से जुड़ जाती है और धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये इसकी समीकरण, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम तथा पोटेशियम को वायु में खुला छोड़ने पर क्या होता है? सोडियम तथा पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है तथा यह खुले में वायु से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें वायु में खुला नहीं छोड़ा जाता। इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसे धातुओं पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है।
यह ऑक्साइड की परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। सोना तथा चांदी अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। एनोडीकरण, इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक पात्र के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और एल्यूमिनियम की एक छड़ लेते हैं, एक दूसरे धातु की छड़ लेंगे। अब इनको बैटरी से जोड़ देंगे। एल्यूमिनियम को बैटरी के धनात्मक सिरे या प्लस से जोड़ेंगे, या कह सकते हैं एल्यूमिनियम को हम एनोड बनाते हैं। जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघटन होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल में से ऑक्सीजन निकलकर एल्यूमिनियम की छड़ के साथ अभिक्रिया कर लेती है तथा एल्यूमिनियम की छड़ के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बन जाती है। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। यह मोटी परत इसको संक्षारण से बचाती है। धातु की जल से अभिक्रिया। धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। कॉपर की जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। धातु की अम्लों से अभिक्रिया। यह पहले भी हमने समीकरण पढ़ी थी। धातु अम्ल से अभिक्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसके लिए हमने पहले प्रयोग भी किया था लेसन नंबर 2 में। ऑक्सीकारक पदार्थ, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। अपचायक पदार्थ, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन लेते हैं अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों पदार्थ हमें अभिकारकों में या क्रियाकारकों में मिलेंगे। इसको हम इस समीकरण के द्वारा समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर और जल का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया में देखो, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन दे रहा है और कॉपर में बदल रहा है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक पदार्थ हुआ। यह अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और जल के अंदर ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर जल में बदल जाता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अपचायक पदार्थ हुआ। धातु की धातु लवणों से अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। किसी भी विस्थापन अभिक्रिया को आप लिख सकते हो। एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का विलयन होता है। यह गहनों को साफ करने के काम आता है। यह संक्षारक होता है जो सोने को गला देता है। जब आभूषणों को इस विलयन में डाला जाता है तो सोना गलकर इस विलयन में मिल जाता है, जिसके कारण आभूषणों का वजन कम हो जाता है। सक्रियता श्रेणी, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक काम में लेंगे। यह इस प्रकार से है। कृष्णा के माजी आलू जरा फीके पकाते हैं, कोई है जी अच्छा और। तो इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे? कृष से के, ना से Na सोडियम, के Ca के कैल्शियम, माजी Mg मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जरा जिंक, फीके Fe फीके फेरस, पकाते Pb है, कोई Cu कोई
HG अच्छा, AG अच्छा, AU और, ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। इसमें पोटेशियम, सोडियम या शुरू की धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाएगी और चांदी तथा सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। आयनिक यौगिक किस प्रकार से बनते हैं? यहाँ पर यह सोडियम का एक परमाणु है। किसी भी परमाणु की यह प्रवृत्ति रहती है कि उसकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से भरी हुई हो। इसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ पर देखिए, सोडियम की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से भरी होने के लिए इसको 7 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई भी परमाणु इतने अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता। सोडियम परमाणु क्या करेगा? सोडियम परमाणु की प्रवृत्ति यह रहेगी कि वह जब किसी दूसरे परमाणु के संपर्क में आएगा तो वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात वह Na+ सोडियम धनायन का निर्माण करेगा और उसकी बाहरी कक्षा में अब 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। Na+ का निर्माण इस प्रकार से होता है। सोडियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या पहले थी 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले थी 11 और सोडियम पर आवेश था 0 और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या हो गई 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10 और इनका शेष बचा +1, तो सोडियम के ऊपर आवेश आ गया +1 और इस प्रकार सोडियम परमाणु अपनी बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात इसकी एक कक्षा समाप्त हो जाती है तथा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 रह जाता है, या कह सकते हैं कि सोडियम की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ का निर्माण करता है। अब है क्लोरीन परमाणु। इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का परमाणु यह चाहेगा कि इसकी बाहरी कक्षा भी पूरी भरी हो, अर्थात इसकी बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पर देखिए, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और 1 इलेक्ट्रॉन आने से इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्लोरीन क्या करेगा? अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन या एक माइनस आ जाने के कारण क्लोरीन के ऊपर माइनस आवेश आ जाता है, अर्थात क्लोरीन ऋणायन का निर्माण करता है और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है। क्लोरीन ऋणायन का निर्माण किस प्रकार से होता है? पहले देखिए, क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या थी 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 और प्लस के 17 माइनस के 17, आवेश क्लोरीन पे था 0, कोई आवेश नहीं था। उसके बाद क्लोरीन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो प्रोटॉनों की संख्या 17 और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18 और 17 प्लस के माइनस के 18 -1, अर्थात क्लोरीन पर माइनस आवेश आ जाएगा और इस प्रकार क्लोरीन ऋणायन का निर्माण करता है। ये क्लोरीन परमाणु की संरचना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात क्लोरीन ऋणायन का निर्माण होता है। कोई भी परमाणु कब इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन उसी स्थिति में त्यागेगा जब उसका इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला हो और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन उसी स्थिति में ग्रहण करेगा जब कोई दूसरा परमाणु उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। तो इसी प्रकार सोडियम और क्लोरीन के परमाणु जब आपस में संपर्क में आते हैं तो सोडियम का परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को
दे देता है और इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात इनमें बंध बन जाएगा। सोडियम की एक कक्षा समाप्त हो जाती है और क्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण इन दोनों के बीच बंध का निर्माण होता है और आयनिक यौगिक NaCl का निर्माण होता है। अतः इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहाँ पर देखिए, सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं, तथा क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉनों को स्टार के द्वारा दर्शाते हैं। सोडियम जब क्लोरीन के संपर्क में आता है तो सोडियम का यह इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाता है और क्लोरीन के पास जाने के पश्चात सोडियम Na+ का निर्माण और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात Cl- का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से ये दोनों आपस में मिलकर NaCl का निर्माण करते हैं। तो यह NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब है मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तथा दोनों क्लोरीन परमाणुओं की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया गया है। मैग्नीशियम के संपर्क में जब क्लोरीन के 2 परमाणु आते हैं तो मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के दोनों परमाणु ग्रहण कर लेते हैं। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो मैग्नीशियम 2+ तथा क्लोरीन - आयन का निर्माण करती है और दोनों मिलकर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो आयनिक यौगिक बनते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। पहली है भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं जिसके कारण ये कठोर एवं भंगुर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक मजबूत आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं तथा इन यौगिकों के बीच इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके कारण इनके गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं तथा जल में घुलनशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमक का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है और नमक जल में घुलनशील होता है। आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में होते हैं तब यह विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक अपने आयनों में नहीं टूटते और जब इनको जल में घोला जाता है तो ये गलित अवस्था में होते हैं तो उस समय विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में इनके आयन जिस आकर्षण बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण बंधे रहते हैं वह आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है और कमजोर पड़ने के कारण इनके आयन अलग अलग हो जाते हैं और आयन स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं जिसके कारण यह गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। खनिज वे पदार्थ जो पृथ्वी से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, जैसे सोना, तांबा। अयस्क वे खनिज जो लाभकारी हो अयस्क कहलाते हैं। मरकरी का अयस्क सिनाबार है। अर्थात पृथ्वी से जो खनिज हम खोद के निकालते हैं और उनका व्यावसायिक उपयोग हो जो हमें लाभ पहुंचाए उन्हें अयस्क कहते हैं। गैंग पृथ्वी से अयस्कों को जब खोद के निकाला जाता है तो अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। अब अयस्कों से हम शुद्ध धातु किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी से
निकाले गए एस्कों में 3 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। OSK, एस्क, O का मतलब ऑक्साइड, S का मतलब सल्फाइड और C का मतलब कार्बोनेट। पृथ्वी से जो एस्क निकाले जाते हैं वो धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड तथा धातु कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होते हैं। ये अशुद्धियां हटाने के लिए जब शुद्ध धातु की प्राप्ति की जाती है तो इन एस्कों को अलग अलग विधियों के द्वारा हटाया जाता है। जैसे ऑक्साइड एस्कों का अपचयन किया जाता है, सल्फाइड एस्कों का भर्जन किया जाता है और कार्बोनेट एस्कों का निस्तापन किया जाता है। भर्जन और निस्तापन को हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। संतों के संग भजन करो नी। स का मतलब सल्फाइड एस्क और भजन का मतलब भर्जन। करो नी, करो का मतलब कार्बोनेट और नी का मतलब निस्तापन। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब है भर्जन। सल्फाइड एस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइडों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। दूसरा है निस्तापन। कार्बोनेट एस्कों को वायु की कम उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह धातु ऑक्साइडों में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो अंतर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। भर्जन में भी धातु को गर्म किया जाता है और निस्तापन में भी धातु को गर्म किया जाता है। भर्जन में वायु की उपस्थिति अधिक होती है और निस्तापन में वायु की उपस्थिति निम्न, निस्तापन से निम्न या कम होती है। और भर्जन में सल्फाइड एस्क और निस्तापन में कार्बोनेट एस्क होते हैं। अब एस्कों से धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है? तो हमें 3 प्रकार की धातुएं प्राप्त होती है। पहली है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। तो इनके जो एस्क निकलते हैं वो ऑक्साइड होते हैं, तो उनका विद्युत अपघटन करवाया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। दूसरी है मध्य अभिक्रियाशील धातुएं। मध्य अभिक्रियाशील धातुओं के जो एस्क हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट एस्क होते हैं। अब सल्फाइड एस्कों का भर्जन तथा कार्बोनेट एस्कों का निस्तापन करके इन्हें धातु ऑक्साइडों में बदला जाता है और धातु ऑक्साइडों का अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं ये सल्फाइड एस्कों के रूप में होती है और इनका भर्जन करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। थर्मिट अभिक्रिया। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम को जब आपस में मिलाया जाता है तो इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है और इस ऊष्मा का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यह एक प्रकार का वेल्डिंग है। इसमें वेल्डिंग मशीन का उपयोग नहीं किया जाता। सिर्फ इन 2 पदार्थों की अभिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा को उपयोग में लिया जाता है। धातुओं का परिष्करण या शुद्ध धातु प्राप्त करना। विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का लवण विलयन काम में लिया जाता है तथा अशुद्ध धातु को लेते हैं और इसको एनोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु को कैथोड बनाते हैं। इसको विद्युत से जोड़ते हैं। इस विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर के आयन अलग होकर शुद्ध धातु पर निक्षेपित हो जाते हैं। इसके अलावा अशुद्ध धातु जो कि एनोड है, इसमें से भी कॉपर के आयन शुद्ध धातु पर निक्षेपित होते हैं। इस प्रकार अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त होती है तथा अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। इस प्रकार हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं।
मिश्रातु, दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, जैसे पीतल, कांसा, ये मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं को हम निम्न ट्रिक से याद करेंगे। पिताजी से सिटी कॉलोनी का टीका लगवाया। पिताजी, पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा और जय का मतलब जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। दूसरा है से शोल्डर और सी से सीसा, टी से टिन। शोल्डर जो है सीसा और टिन से मिलकर बनता है। तीसरा है कॉलोनी। अब इसको आप याद रखोगे, कॉलोनी में स्टील के बर्तन पाए जाते हैं। को का मतलब क्रोमियम, लो का मतलब लोहा और नी का मतलब निकिल। चौथा है का टीका। का मतलब कांसा, टी का मतलब टिन और फिर का मतलब कॉपर। कांसा जो है टिन और कॉपर से मिलकर बनता है। पांचवा है लगवाया। ले का मतलब लोहा, और जो शुद्ध लोहा होता है वह नरम होता है और इसके अंदर कुछ मात्रा में कार्बन मिलाकर इसे कठोर बनाया जाता है। तो ये है मिश्र धातुएं। मिश्र धातु में कोई एक धातु पारा हो तो उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्योंकि यह बहुत नरम होता है, इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इसमें 2 कैरेट तांबा या चांदी मिलाई जाती है। तांबा और चांदी मिलाकर इसे कठोर बनाया जाता है, इसलिए आभूषण 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। तो यह है आपका लेसन नंबर 3 धातु और अधातु पूरा हुआ। मिलते हैं लेसन नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक में।